तो हेलो बच्चों, मेरे छात्रों, आज लेक्चर नंबर 40 हमारा है थर्मो का, जहां पे आज हम सबको जैसे कि पता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम आज देखने वाले हैं एंट्रोपी को थोड़ी करीब से। ठीक है, तो एंट्रोपी के बाद हमारा डायरेक्ट लैंड आता है गिब्स एनर्जी पे। तो गिब्स एनर्जी को हम विस्तार में देखेंगे अगले लेक्चर में। तो मेरे बच्चों, बात यह है कि एंट्रोपी को हम विस्तार से इस लेक्चर में देखेंगे, इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा मिनी लेक्चर होगा। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा अगले लेक्चर तक, जो कि लेक्चर नंबर 41 होगा। ठीक है, एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स का लंबा सफर करके आने के बाद एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ऐसी बातें हम कर रहे हैं फिलहाल अभी तो। और एंट्रोपी में हम देखेंगे आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जहां पे हम सीखेंगे कि एंट्रोपी क्या रोल निभाती है, कैसे करती है, क्या करती है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 39 में एंड में, जैसे हमने डेजर्ट खाया था एंट्रोपी का, स्पॉन्टेनिटी का, वैसे मैंने बोला था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, अगर हमको जज करना है तो एंडोथर्मिसिटी या एक्सोथर्मिसिटी काफी नहीं है ना। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो स्पॉन्टेनियस तो है ही, लेकिन अगर एंडोथर्मिक है तो वो भी कभी कभी स्पॉन्टेनियस होते हैं, कभी कभी नहीं, कई दफा एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो फिर इन दोनों के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हम कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो उसकी स्पॉन्टेनिटी को जज करने के लिए एक नया फैक्टर था, जो कि था एंट्रोपी। इससे हमको पता चलेगा प्रॉपरली वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। अगेन you should know that entropy is a state function. Entropy again is a state function, that is, we denote it in the terms of delta S. We don't need to know what is S at first stage, that is initial stage, what is the entropy at second stage. We just need to know that what is the change in entropy. Okay, that is S2 minus S1. What is the change in entropy? We just need to know that. It doesn't depend how the path followed by the system and all of that. Entropy is just a state function. अब एंट्रोपी है क्या, वो पहले मैं बता देता हूं। ठीक है, एंट्रोपी यानी कि क्या, मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस। अब ये क्या बकैती है भाई, ये मतलब कतई जहर कि थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था और अचानक से एंट्रोपी आया और एकदम से मतलब जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, है ना, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, ऐसी बात नहीं है। देखो, एंट्रोपी का पूरा रिलेशन है मेरे छात्रों, मेरे शेरों, एंट्रोपी का पूरा रिलेशन है। एंट्रोपी यानी कि क्या, मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। यानी कि कंसीडर करो एक किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब है मेरा, ठीक है, आइस क्यूब है, वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, है ना। यानी कि क्या, इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े ज्यादा थे एज कंपेयर टू लिक्विड। यानी कि क्या, इसके सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज्यादा करीब थे। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन थोड़े से बढ़ेंगे और थोड़ी रैंडमनेस, थोड़ा डिसऑर्डरमेंट आ जाएगा। अब यहां पे डिसऑर्डर क्यों नहीं, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज थे ये लोग, लेकिन जैसे जैसे हीट इसके एब्जॉर्ब करेगा, इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी, इट्स रैंडमनेस विल इंक्रीज, इट्स डिसऑर्डरनेस विल इंक्रीज। अगेन लिक्विड जो है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वापस अगर वेपर बनेंगे, उसकी रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स या कोई भी किसी भी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर जैसे फेज ट्रांजिशन होता है, वहां पे अगर मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, हम उसको एंट्रोपी बोलेंगे। एंट्रोपी यानी कि बेसिकली क्या, देखो मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे लेके लिक्विड टू वेपर तक जाता है, जैसे जैसे फेज चेंज होते हैं, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, वैसे ही उनकी एनर्जी जो है, फ्री एनर्जी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Disorderness, randomness, vibration, we can say, all of that stuff, all of that instability which occurs due to absorbing of heat and due to phase change, that can be termed as entropy. समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंट्रोपी यानी कि बेसिकली क्या, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, यानी कि डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस उस मॉलिक्यूल में कितना बड़ा है। पहले वो स्टेबिलाइज था, प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में था, फेज चेंज हुआ, रैंडमनेस बढ़ने लगा, लिक्विड टू वापस वेपर हुआ, बर्फ का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लिक्विड टू वापस वेपर हुआ, है ना, वापस इसकी रैंडमनेस बढ़ने लगी, डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ने लगा, इसका डिसऑर्डरनेस बढ़ने लगा, मॉलिक्यूल्स वहां बिखरे हुए हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से, तो उसका मेजर यानी कि एंट्रोपी। अब इसका स्पॉन्टेनियस से पूरा तरीके से संबंध है, क्योंकि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी में जाके वापस आ सके, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट कांट बी रिवर्स अगेन मेरे बच्चों। ठीक है, अगर हम
एंट्रोपी से हमको पता चल सकता है कि किस हद तक वो डिसऑर्डरनेस, किस हद तक वो रैंडमनेस बढ़ गया है कि उसको समेटा जा सकता है कि नहीं। अगर समेटा जा सकता है सो इट कैन बी रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इस हद तक बढ़ चुका है कि उसको समेटा नहीं जा सकता, उसको वापस कलेक्ट नहीं किया जा सकता, सो दैट uncollectability of that thing we can say it is a spontaneous process and it is an irreversible process, and on that basis we decide by the entropy terms if the process is spontaneous or not। तो यहां पे एंट्रोपी आपको समझ में आ गया बेसिकली, ठीक है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस आएगा सिस्टम में, उतना ज्यादा उसकी एंट्रोपी बढ़ने वाली है। यानी कि द ग्रेटर इज द डिसऑर्डरनेस, द ग्रेटर इज द रैंडमनेस, द ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ द एंट्रोपी इज ग्रेटर, ठीक है। सिस्टम की एंट्रोपी अगर बढ़ेगी वो होगी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पे टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा, अगर आप एंट्रोपी को साथ साथ पैरेलली आप बोर्ड पे भी ध्यान दे रहे हो, टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दे रहे हो, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इन्होंने दिया है in both processes entropy change delta S is greater than 0। look at the following process, dissolution of iodine। iodine का dissolution पानी में अगर हम देखें I2 plus in aqueous or something like water we can say, ठीक है, it becomes I2 aqueous and in that thing you can say the entropy increases, ठीक है। this is the ordered state I2 proper and in water it just gets dispersed you know all around and its randomness increases, so it is an ordered state, it is a disordered state। so in this system यहां पे हम देख सकते हैं एंट्रोपी बढ़ गई है, एंट्रोपी बढ़ गई है सिस्टम की। S1 इनिशियल स्टेट था, S2 फाइनल स्टेट था, तो S2 माइनस S1 बस ज्यादा है, हमको इससे फर्क है। इससे फर्क नहीं है कि S1 क्या था S2 क्या था, ठीक है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन एंट्रोपी इज अ मेन मोटो। और बातें ऐसी भी है कि एंट्रोपी चेंज में आप कैसे रीच हो रहे हो, बात वो नहीं है, पाथ की बात ही नहीं है, पाथ फंक्शन है ही नहीं है, स्टेट फंक्शन है। एक स्टेट में कितना था, दूसरे स्टेट में बढ़ा घटा नहीं, तो ठीक है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन प्रॉपरली वी कैन से। और यहां पे आगे दिया गया है रिएक्शन में कि अगर यहां पे अगर 1 मोल से 1 मोल ऑफ H2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ एटम। अब यहां पे देखो H2 अगर बन जाए 2 टाइम्स H यानी कि H प्लस H, वी कैन से H2 इज बिकमिंग 2 मोल्स ऑफ H, 2 मोल्स ऑफ सिंगल हाइड्रोजन। अगर सिंगल मोल से 2 मोल बन रहे, यानी कि 1 मोल के 2 मोल बन रहे, यानी कि और डिसोसिएट हो रहे, डिस्पर्स हो रहे, तो यहां पे हम कह सकते हैं एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज अ मोर ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वी कैन से। अब यहां पे एग्जांपल दिया है, अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे एग्जांपल दिया है कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अब मेरे को बताओ बच्चों ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी। देख लो यहां पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। सो ऑन द लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड देयर आर 3 मोल्स of reactants we have, on the right side we have 2 moles of products। तो यहां पे 3 मोल के 2 मोल हो रहे हैं, यानी कि ये लोग कंबाइन हो रहे हैं, ना कि ये लोग डिस्पर्स हो रहे हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि एंट्रोपी घट रही है एंड इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। सिंपल है, एज इजी एज दैट, ओके। सो यहां पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पूरा ऐसा संबंध है कि वी से दैट कि एंट्रोपी में जब कोई सिस्टम रैंडमनेस को जा रही होती है, जब कोई भी सिस्टम रैंडमनेस की ओर बढ़ रही होती है, डिसऑर्डरनेस की ओर बढ़ रही होती है, वो तब तक डिसऑर्डर स्टेट में होती है जब तक वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। एक बार वो इक्विलिब्रियम में आ गई, देयर इज नो मोर स्पॉन्टेनिटी इन दैट एंड वी कैन से एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी इज 0। कह सकते हो एट इक्विलिब्रियम सब with time there is no change, okay, so we can say change in entropy delta S is 0 at equilibrium। Is it possible to say? Yes it is a fact at equilibrium। जैसे जैसे क्योंकि डिसऑर्डरनेस बनती जाती है, क्योंकि देखो आप अगर पानी का देखोगे सॉलिड से लिक्विड बना फेज ट्रांजिशन में, लिक्विड से गैस बना, और गैस स्टार्टिंग में डिसऑर्डरनेस उसकी बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू लिक्विड, लेकिन जैसे जैसे गैस को कंपेयर करेंगे बाकी सराउंडिंग से हम, तो उस तरीके से वहां पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वहां पे अगर स्टेट्स आप कंपेयर करोगे ना, तो एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी कंपेयर करने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस तब तक रहती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो उसमें अगर वाइब्रेशन, उसमें अगर रैंडमनेस है, तो वो रीच करेगी फ्रॉम हायर एनर्जी टर्म टू द लोअर एनर्जी थिंग, ओके।
it will go to that will be the flow. We already know that. So at equilibrium entropy change delta S और entropy will be equal to 0. समझ में आ रहा है? ये equilibrium की कंडीशन है. Spontaneous की कंडीशन हमने देखी, अगर कोई भी प्रोसेस spontaneous है, so delta S will be greater than 0. The spontaneity of the system, if it will increase, then it will be a spontaneous process. Entropy will be greater than 0. अगर entropy 0 से कम है, यानी कि spontaneity of the system is decreasing, we can say इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. यहां से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होती है हमारी श्योरली, जो कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक टर्म्स से या कोई भी जो पिछले वाले टर्म्स थे एंथैल्पी से डिसाइड नहीं हो पा रही थी. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच एंट्रोपी के लिए कैसे लिया जाता है. क्वांटिटेटिव अप्रोच यानी कि क्या, मैं बेसिकली उसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि वो कैसे डिपेंडेंट है उस फॉर्मूले पे. अब देखो डेल्टा एस जो हमारी एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, उसका बेसिक फॉर्मूला है हीट अपॉन टेम्परेचर. एंड हीट विल बी, इफ इट विल बी रिवर्सिबल मैनर, इट विल बी बेटर. ओके, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं. डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू आई कैन से, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट क्यों? अब देखो जितनी ज्यादा हीट होगी, जितनी ज्यादा मैं हीट सिस्टम को सप्लाई करूंगा हीट एनर्जी, उतना ज्यादा मेरी एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताओ, बढ़ेगी. तो द एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट गिवन टू अ सिस्टम इन अ रिवर्सिबल मैनर. ठीक है, व्हाई इन रिवर्सिबल, आई विल कम टू दैट. जस्ट होल्ड ऑन और मेरे शेयरों यहां पे ध्यान दो. टेम्परेचर, टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? अब मुझे बताओ, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज है, पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वो वापस उस पे उसका लिक्विड टू वेपर बन रहा है, और अगर उस टेम्परेचर पे, इस कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर मैं एंट्रोपी मेजर करूंगा या इस टेम्परेचर में सिस्टम को मैं हीट दूंगा, तो एंट्रोपी में चेंज यानी कि इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इन दोनों में जो चेंज है वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही लो होगा, क्योंकि पहले से ही उस टेम्परेचर पे इतनी है, वो पहले से उस टेम्परेचर उसने अचीव कर रखा है, जहां पे उसका रैंडमनेस अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा कम है. तो टेम्परेचर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर आप उसको पहले से एक प्लेटफॉर्म दे दोगे, टेम्परेचर दे दोगे, ठीक है, अगर आप उसको कम से ज्यादा लेके जा रहे हो, यानी कि पहले आप उसको हीट दे रहे हो, फिर उसकी रैंडमनेस बढ़ेगी. अगर आप पहले से एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर पहले से 100 डिग्री सेल्सियस हो, उस सिस्टम को आप हीट कर रहे हो जहां पे वो लिक्विड टू गैस बनेगा, तो अब मेरे को बताओ लिक्विड टू गैस बनेगा अगर इस टेम्परेचर पे 90 डिग्री सेल्सियस पे हम कहें, सो इन दिस केस द चेंज इन एंट्रोपी विल बी वेरी लेस. समझ रहे हो? अगर पहले से टेम्परेचर पे है वो हाई वाले, तो एट हाई टेम्परेचर्स चेंज इन एंट्रोपी और द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द एंट्रोपी विल बी वेरी लो. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों मेरे एंट्रोपी काफी कम, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा चेंज इन एंट्रोपी कम होगी, है ना, ज्यादा चेंज नहीं आएगा एंट्रोपी में. तो ये बात है, बस और कुछ नहीं. रिवर्सिबल मैनर का मैं बता रहा था, क्योंकि हीट अगर रिवर्सिबल मैनर में आप उसको देते हो, यानी कि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल हीट दे रहे हो आप उसको. रिवर्सिबल मैंने प्रोसेस आपको सिखाया था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में धीरे धीरे उसमें वेट्स ऐड कर रहा था. जैसे मैंने वेट निकाला, ऊपर आ गया, थोड़ा सा गैस एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वापस वेट ऐड किया, वापस वो उसी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया जैसे पहले था. ठीक है ना, तो वो सारे रिवर्सिबल की बातें हमने की थी. तो यहां पे हीट रिवर्सिबल मैनर में देना है, मतलब क्या, बहुत ही कम चीजों में देना हीट. ठीक है, तो इसीलिए एंट्रोपी चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट रिवर्सिबल पे, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हीट रिवर्सिबल है तो छोटे छोटे टुकड़ों का, मैं जैसे dV1 dV2 आपको याद होगा वॉल्यूम चेंज हो रहे थे धीरे धीरे, और उसका मैंने टोटल एक इंटीग्रेशन किया था टोटल मैंने, जहां पे इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, वहां पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा था उन चीजों का, और फिर मैंने निकाला था. यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या करना पड़ता है मेरे को, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल यूनिट्स में मैं उसको प्रोवाइड करता हूं, फिर लास्ट में इंटीग्रेशन करता हूं. और एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. वो इनिशियल से लेके फाइनल स्टेट तक वो सारी चीजों का उसका मिलाप होना चाहिए. यानी कि कोई भी अगर चीजें समझो P1 V1 T1 और P2 V2 T2, हमको यहां पे एक एंट्रोपी चाहिए, यहां पे एक एंट्रोपी चाहिए. अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस रखूंगा ना, तो चीजें मेरे को पता होंगी कि किस किस स्मॉल यूनिट्स में मैंने हीट ट्रांसफर की है, और मैं सबका इंटीग्रेशन लेकर के एक प्रॉपर एंट्रोपी की वैल्यू निकाल पाऊंगा. इसीलिए इन दिस थिंग हीट रिवर्सिबल आई वांट. और अगर मैं P1 V1 T1 समझो एक स्टेट है मेरा, और P2 V2 T2 अलग स्टेट है, तो यहां पे अगर मैं इररिवर्सिबल चेंज हो रहा है यहां से यहां तक की, तो फिर डायरेक्टली मुझे जो चेंज मिलेगा ना, तो ये अलग होने वाला है. ठीक है, और इररिवर्सिबिलिटी हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगी हीट की जो चाहिए हमको. सो दैट्स द रीजन Q रिवर्सिबल मेक्स
it keeps a count of all the small changes in the system and the total entropy, which is a molecular phenomenon of randomness. So that is the reason I take Q reversible, because it keeps a count of the infinitesimal changes in the system. Okay, that's the reason of the accuracy we take the heat Q reversible, and the temperature T, it is of the system. So this was the scenario of the quantitative approach in the entropy. ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच यानी कि क्या, बेसिकली फॉर्मूला कैसे निकालना है, बहुत ज्यादा इंग्लिश पेल ली इन्होंने, क्वांटिटेटिव है वो, फॉर्मूला कैसे निकालना है इनका, बस यही बात है. ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल है, वो लेकर के मैं एंड करूंगा. न्यूमेरिकल भी नहीं है, एग्जाम्पल है जो इन्होंने ऐड किया है, जो हमको देखना चाहिए, वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव करने के लिए. अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्होंने कुछ इस तरह से बताया है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीजेस. अब ये क्या भाई, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीजेस. ठीक है, मैं सिर्फ सिस्टम का नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो भैया ने तो बोला है, सर ने तो बोला है कि यार मतलब एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और मैं बोल रहा हूं एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होती है, तो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है ही नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है बच्चों. बात यह है कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, इनका सम हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि इन दोनों का समेशन जो होगा वो, यानी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, इट विल ऑलवेज टेंड टू इंक्रीज. अब देखो मैं लॉ अच्छे से पढ़ लेता हूं आपके सामने. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और यहां पे देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यहां पे कंसीडर कर लो 2H2 है प्लस O2 है, जो कि हमको दे रहा है 2H2O. ठीक है, गैसेस से पानी बन रहे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट्स अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन. तो 2H2 प्लस O2 बना 2H2O पानी. यहां पे इसकी एंट्रोपी दी गई है -372 जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है बेटा हीट अपॉन टेम्परेचर, तो ये जूल, ये केल्विन आ गया, जूल पर केल्विन एंट्रोपी का यूनिट. ठीक है, इतना तो समझ जाओगे. तो यहां पे डेल्टा एस इज इक्वल टू -327 जूल पर केल्विन. आगे वाली बात आ गई, एंथैल्पी दी गई है इस रिएक्शन की -527 किलो जूल. ठीक है, और यहां पे हमको फाइंड करना है डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल फाइंड करना है. अब यहां पे सिस्टम का डेल्टा एस जो है, ये सिस्टम का है, डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा एस किसका है? ये सिस्टम का डेल्टा एस है. ठीक है, हमको फाइंड करना है डेल्टा एस टोटल, यानी कि हमको फाइंड करना है पहले डेल्टा एस सराउंडिंग में कितना होगा, ये भी फाइंड करना है हमको. डेल्टा एस इन द सराउंडिंग व्हाट विल इट बी? तो डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, डेल्टा एस सराउंडिंग विच विल बी हीट रिलीज्ड इन द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. अब हीट रिलीज्ड इन द सराउंडिंग, इट विल बी हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, सो दैट इज माइनस. अब सराउंडिंग एक्सेप्ट कर रहा है उस हीट को, सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है, सिस्टम से माइनस हो रही है, इसलिए माइनस एंथैल्पी, लेकिन सराउंडिंग में तो ऐड होने वाली हो, तो सराउंडिंग के लिए ये वैल्यू होगी प्लस की, यानी कि 527 इंटू 10⁻³ इफ आई कंपेयर विद द दिस यूनिट, एंट्रोपी यूनिट, इट इज इन जूल्स, सो इट इज 10⁻³ जूल्स डिवाइड बाय टेम्परेचर, जो कि है शायद से रूम टेम्परेचर 298 केल्विन में. तो इसका आप अगर कैलकुलेशन कर लोगे आ जाएगा 1919 जूल्स पर केल्विन, जो होगी एंट्रोपी सराउंडिंग की. तो यहां पे अगर आप देख लो टोटल में निकालने जाओ -327 प्लस 1919, जहां पे आप देख सकते हो एंट्रोपी इज 1592. सो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is always increasing, it is always greater than zero, and in any comparison if you see सिस्टम और सराउंडिंग का तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो. सो यहां पे हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बतलाता है कि सिस्टम और सराउंडिंग की एडिशन, यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी. किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो चेंज नहीं होने वाली है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. एंड दिस इज आवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. प्रॉपर्टीज में आपको वापस बता दूं कि एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी लेस देन जीरो है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये होता है हमारा लेक्चर समाप्त 40वां. अगले लेक्चर में हम देखेंगे गिब्स एनर्जी को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसी चीजें, और उसी के साथ साथ हमारा लेक्चर चार्ज से थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर मैं चालू करूंगा द मोस्ट अवेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ.
ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा होता है खत्म। ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। जितनी ज्यादा मेहनत यहाँ पे हो रही है, आपका प्यार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा और करने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल्स के साथ कल देखेंगे गिव्स एनर्जी को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। गुड बाय।